नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला हिंदू का ब्रेग्जिट से संबंधित, दूसरा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और तीसरा इंडियन एक्सप्रेस का ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रेग्जिट से संबंधित है। देखो, 2016 में ब्रिटेन में एक रेफरेंडम कंडक्ट हुआ था, यानी जनता से पूछा गया था क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो मेजॉरिटी जनता ने ये डिसाइड किया कि हाँ, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। अब 5 साल हो चुके हैं उस रेफरेंडम को कंडक्ट हुए। आर्टिकल में ये एनालाइज किया जाता है क्या ब्रिटेन की प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई यूरोपियन यूनियन से अलग होने से, क्या ये सही डिसीजन था या फिर अभी ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है 43 ईयर्स तक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहा। अब आपके मन में आया होगा 43 ईयर्स तो हुए ही नहीं यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश हुए, तो यूरोपियन यूनियन की जो प्रीडिसेसर बॉडी थी यूरोपियन कमेटी, उसका भी तो पार्ट था ना ब्रिटेन। तो 43 ईयर्स के बाद ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, लेकिन अलग होने के बाद भी काफ़ी सारे इश्यूज इनके बीच में चलते रहे। इस बात को लेकर नेगोशिएशन होती रही 2016 के बाद कि एक बार जब ब्रिटेन पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या हार्ड बॉर्डर होंगे या सॉफ्ट बॉर्डर होंगे। हार्ड बॉर्डर तो मतलब कि हाँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच प्रॉपर बैरियर है, चेकिंग होती है, जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच सामान आता जाता है तो प्रॉपर कस्टम ड्यूटी लगती है। क्या इस प्रकार के बॉर्डर होंगे अलग होने के बाद ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के बीच, या फिर सॉफ्ट बॉर्डर होंगे, यानी कोई खास चेकिंग होगी नहीं और कस्टम ड्यूटी माफ़ होगी। तो इन इश्यूज़ को लेके ना ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच चर्चा चलती रही और फाइनली 1 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अभी तो देखो काफ़ी सारे मसलों पर सहमति होना बाकी है, इसलिए 31 दिसंबर 2020 तक का जो टाइम है ना, ये ट्रांजिशनल पीरियड होगा, यानी जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच उनको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि बीच में कोविड आ गया पिछले साल, तो ब्रिटेन ने ये मांग भी की कि इस ट्रांजिशनल पीरियड को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। यूरोपियन यूनियन इसको लेके रिलेक्टेंट था, उनको लगता था कि भाई जल्दी से अलग हो जाओ ना, ताकि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी दिया जा सके यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर कंट्रीज़ को कि देखो यूरोपियन यूनियन से अलग होने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ब्रिटेन ने गलती की है यूरोपियन यूनियन से अलग होकर। ऐसा सिग्नल यूरोपियन यूनियन बाकी अपने मेंबर कंट्रीज़ को देना चाहता था। बात करें ब्रिटेन की, देखो 2016 में रेफरेंडम कंडक्ट हुआ था यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए। उसके बाद 3-4 साल तक तो नेगोशिएशन होती रही, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन ब्रिटेन की राजनीति में उथल पुथल स्टार्ट हो गई। 2 बार जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए, 2-3 प्रधानमंत्री भी चेंज हो गए, सिर्फ इसी इशू को लेके कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे होंगे। कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थीं जो चाहती थी कि ज़्यादा रिलेशंस होने नहीं चाहिए, हार्ड बॉर्डर्स होने चाहिए, यूरोपियन यूनियन के कंट्री से कोई भी हमारे देश में आसानी से ना आ पाए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी थी जो सॉफ्ट बॉर्डर चाहती थी, जो चाहती थी बेशक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया लेकिन रिश्ते अच्छे रहने चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ में। इन्हीं इश्यूज़ के कारण ब्रिटेन की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही। इसके बाद राइटर ये एनालाइज करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद क्या ब्रिटेन एज ए कंट्री और ज़्यादा एकजुट हुआ या फिर और ज़्यादा डिवाइड हुआ। सबसे पहला पॉइंट राइटर के द्वारा जर्सी आइलैंड से संबंधित दिया जाता है। आप मैप में देखिए जर्सी आइलैंड कहाँ है। ये फ्रांस है, ऊपर इंग्लैंड, बीच में इंग्लिश चैनल, और ये है जर्सी आइलैंड, ये लाल रंग वाला नीचे। कौन से देश का पार्ट है ये जर्सी आइलैंड? ये देखो यूके का ऑटोनोमस रीजन है, मतलब गवर्नेंस तो ज़्यादातर अपने आप से चलती है, लेकिन जर्सी आइलैंड के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो टैकल किए जाते हैं यूके के द्वारा। नज़दीक वैसे ये फ्रांस के हैं। देखो, पहले तो फ्रांस यूके दोनों ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट हुआ करते थे,
तो फ्रांस के जो मछुआरे हैं वो जर्सी आइलैंड के नज़दीक मछली पकड़ने जाते थे, कोई खास दिक्कत आती नहीं थी। लेकिन चूंकि अब यूके अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, तो जर्सी आइलैंड भी अलग से एक देश है, मतलब जो यूके का पार्ट है, ऑटोनोमस रीजन है यूके का। तो ये जो टेरिटोरियल वाटर है ये यूके का टेरिटोरियल वाटर है, यानी जर्सी का टेरिटोरियल वाटर है। अब यहाँ पे फ्रांस के मछुआरे अगर मछली पकड़ने के लिए जाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। पहले आसानी से जा सकते थे, लेकिन अब अलग हो चुका है यूके यूरोपियन यूनियन से, तो फ्रांस के मछुआरे बिना परमिशन के जर्सी आइलैंड के टेरिटोरियल वाटर में, यानी यूके के टेरिटोरियल वाटर में नहीं जा सकते। तो कुछ समय पहले विवाद पैदा हो गया था। फ्रांस ने आरोप लगाया कि अब जर्सी आइलैंड का जो प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट है, वो आने नहीं देना चाहता हमारे देश के मछुआरों को यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए। तो ये पहला इशू है। दूसरा इशू नॉर्दर्न आइलैंड से संबंधित है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखो, ये यूके है और ये है ऊपर नॉर्दर्न आयरलैंड, नीचे है आयरलैंड। इसको किसी दूसरे पेन से हम मार्क कर देते हैं। ये है नीचे आयरलैंड। देखो, आयरलैंड जो नीचे वाला है ये अलग से कंट्री है, इंडिपेंडेंट है, और ऊपर वाला जो ये नॉर्दर्न आइलैंड है ना, ये यूके का पार्ट है। यूके के अंदर आता है नॉर्दर्न आइलैंड। काफ़ी समय तक पूरे आयरलैंड पर कब्जा रहा इंग्लैंड का। जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था, उसी प्रकार से आप कह सकते हो आयरलैंड भी कॉलोनी था इंग्लैंड की। लेकिन देखो, ऑलमोस्ट 100 साल पहले आयरलैंड तो आज़ाद हो गया, और नॉर्दर्न आयरलैंड जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज़्यादा है, इन्होंने इंग्लैंड के साथ रहना पसंद किया, यानी अभी ये यूके का पार्ट है। काफ़ी समय तक देखो नॉर्दर्न आयरलैंड में वायलेंस होता रहा। क्यों? जैसे मुस्लिम्स में शिया सुन्नी है, उसी प्रकार से आपको पता है क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स हैं। तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में यहाँ पे काफ़ी वायलेंस हुआ। जो कैथोलिक्स हैं वो ये चाहते थे ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी आयरलैंड के साथ यूनिफाई हो जाए और ये पूरा अलग से देश बन जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट्स जिनकी संख्या ज़्यादा है ऊपर वाले पार्ट में, वो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज़्यादा है। तो ये विवाद था, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने आर्मी को भी डिप्लॉय किया था इस रीजन में। काफ़ी सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स भी थे जो नॉर्दर्न आयरलैंड को इंग्लैंड से आज़ाद करवाना चाहते थे। लेकिन देखो, 1998 में एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत पीस इस्टेब्लिश होती है नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में। बॉर्डर यहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का पार्ट है ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। तो यहाँ पे दोनों के बीच में, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में बॉर्डर सॉफ्ट हो जाता है, सामान आसानी से आ जा सकता है बिना चेकिंग के। लेकिन अब चूंकि यूके अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, फिर से दिक्कत पैदा हो गई। और अलग भी ऐसा हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कि हार्ड बॉर्डर होने चाहिए, यानी जो भी सामान ब्रिटेन से यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री में जाए या फिर यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री से ब्रिटेन में आए, तो बॉर्डर पे चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। बट वही दिक्कत, अगर बॉर्डर फिर से यहाँ पे कड़े हो गए, चेकिंग होना स्टार्ट हो गई नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में, तो डर ये है कि वायलेंस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये रीजन आपस में इतना ज़्यादा घुला मिला हुआ है, जैसे मतलब इंडिया नेपाल से भी ज़्यादा। इंडिया नेपाल का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा पोरस है ना, बेशक वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, लेकिन उस बॉर्डर के नज़दीक जो लोग रहते हैं उन्हें पता है आपस में खेत हैं जो मिलते हैं, कोई भी आ जा सकता है आसानी से। उसी प्रकार का ये बॉर्डर है नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में। अगर यहाँ पे हार्ड चेकिंग होती तो वायलेंस का भी खतरा था और ये थोड़ा सा फिजिबल भी नहीं था। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में कि बॉर्डर यहाँ पे ना लगाया जाए, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में बॉर्डर लगाया जाए यहाँ पे आयरिश सी में, यहाँ पे चेकिंग हो। यूके से जो सामान जाए नॉर्दर्न आयरलैंड में, उसकी चेकिंग बीच में समुद्र में हो, यहाँ पे बॉर्डर लगाया जाए। ये डिसाइड हुआ था। अब आपके मन में आया होगा तो क्या दिक्कत है, मतलब यहाँ बॉर्डर लगा दिया, यहाँ पे बॉर्डर लगाओ या फिर यहाँ लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है।
देखो, नॉर्दर्न आयरलैंड में वो लोग जो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं, उनकी ये शिकायत है कि देखो आपने बॉर्डर यहाँ लगा दिया तो कल को तो इसके नॉर्दर्न आयरलैंड में भी और आयरलैंड में वो ग्रुप और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे जो ये मांग करते रहे हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनिफाई कर लिया जाए आयरलैंड के साथ में, क्योंकि बॉर्डर आपने यहाँ पे लगा दिया तो एक प्रकार से यूनिफिकेशन की जो मांग है वो और तेज होने लगेंगी। ये दिक्कत है, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन के हाथ से निकल सकता है। अब ये तो बड़ा इशू है, लेकिन इससे भी एक बड़ा इशू है। क्या? स्कॉटलैंड का इशू। स्कॉटलैंड का क्या इशू है? ये देखो, स्कॉटलैंड पार्ट है यूके का। कुछ समय पहले स्कॉटलैंड में भी ये रेफरेंडम कंडक्ट हुआ था, क्या स्कॉटलैंड को यूके से अलग हो जाना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो स्कॉटलैंड की जनता ने मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया था कि नहीं, हम यूके का पार्ट बने रहेंगे, लेकिन वो मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा थिन थी। देखो, स्कॉटलैंड जो है ना, वो यूरोपियन यूनियन के ज़्यादा करीब अपने आप को महसूस करती है। जब ये रेफरेंडम कंडक्ट हुआ था ना कि यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो स्कॉटलैंड में 62% लोगों ने यह डिसाइड किया था कि नहीं, यूके को नहीं अलग होना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। तो अब दिक्कत यह है, चूंकि स्कॉटलैंड अपने आप को यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा करीब पाता है और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, और पहले भी यहाँ पे स्कॉटलैंड में यूके से अलग होने की मांगें उठती रहती हैं, तो अब वो मांगें और ज़्यादा तेज हो गई हैं। अब स्कॉटलैंड की एक बड़ी जनता ऐसा चाहती है कि हमें नहीं रहना अब यूके के साथ, हमें भी यूके से अलग होना है, हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो स्कॉटलैंड भी अलग हो सकता है यूके से, ये डर है। फिर से रेफरेंडम की मांग जो है वो खड़ी हो सकती है। तो ये सारे इश्यूज बताकर राइटर बोलना चाहते हैं कि ब्रेक्जिट से ब्रिटेन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटेन और ज़्यादा टूट रहा है। इस बात को साबित करने के लिए लास्ट में कुछ आंकड़े भी दिए जाते हैं, जैसे 2020 में ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो 10% डिक्लाइन कर गई। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन में, जैसे फूड एंड ड्रिंक्स, ये 50% तक कम हो गया। इवन जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गया। 500 ब्रिटिश कंपनीज अब रीलोकेट हो चुकी हैं यूरोप में, यानी पहले उनका ऑफिस ब्रिटेन में हुआ करता था, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद उन्होंने अपना ऑफिस ब्रिटेन से शिफ्ट कर लिया है यूरोप में। तो कुल मिला के वो लोग जो ब्रेक्जिट की मांग करते थे, शायद उन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं सोचा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा कि ब्रिटेन अगर यूरोपियन यूनियन से अलग होता है तो उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है हाल फिलहाल में ब्रेक्जिट के पक्ष में, मतलब हो तो चुका ही है ब्रेक्जिट, कि ये साबित करने के लिए ब्रेक्जिट ठीक था। ब्रिटेन में जो वैक्सीनेशन की गति है काफ़ी तेज है एज कंपेरिजन टू दूसरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज। बस ब्रेक्जिट के समर्थक यही बोलते हैं कि देखो फ़ायदा हुआ, इतना जल्दी वैक्सीनेशन हो रहा है ब्रिटेन में, अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट होता तो शायद इतना जल्दी वैक्सीनेशन नहीं हो पाता ब्रिटेन में। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया ब्रेक्जिट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। राइटर साफ साफ ये बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक सूडो साइंस है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक कोर्स स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये देश का प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट है। वो लोग जो रेगुलर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, हायर एजुकेशन, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हुआ है। राइटर कहते हैं 2001 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी इसी प्रकार का कोर्स स्टार्ट हुआ था एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था तो उस समय इस प्लान को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार फिर से इस प्लान को लेके आगे बढ़ रही है और इग्नू ने एस्ट्रोलॉजी में कोर्स लॉन्च कर दिया है। राइटर कहते हैं देखो इस कोर्स के सिलेबस में है क्या, अगर उसको हम एग्जामिन करें तो एग्जामिन करने भर से ही हमें पता लग जाता है कि कोर्स जो है वो कितना ज़्यादा अनसाइंटिफिक है। सिलेबस कहता है स्टडी ऑफ हॉरोस्कोप्स। हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली। कैसे बनाई जाती है, बच्चे के जन्म के दौरान टाइम क्या था और उस समय विभिन्न प्लैनेट्स
किस स्टेट में थे, यानी ग्रहों की स्थिति क्या थी, इसके आधार पर होरोस्कोप किसी पर्सन का तैयार किया जाता है और कहा जाता है इसी से जीवन में जो कुछ भी होता है इस पर डिपेंड करता है कि आपके जन्म के दौरान टाइम क्या था और उस समय विभिन्न ग्रहों की स्थिति क्या थी। और इसी से यह भी तय होता है कि कोई स्पेसिफिक काम स्टार्ट करने के लिए शुभ टाइम क्या होना चाहिए, मुहूर्त कब का होना चाहिए। इवन देखो इस कोर्स में स्टूडेंट्स को यह भी सिखाया जाएगा कि होरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका निपटारा कैसे किया जाए। राइटर कहते हैं विभिन्न जगहों पर आपने देखा होगा इस प्रकार के जो पोस्टर्स लगे होते हैं कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है, घर में विवाद रहता है, निवारण एक है, एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। इस प्रकार की हमें एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये क्या ये सब सिखाया जाएगा? राइटर क्वेश्चन रेज करते हैं, तो क्या इग्नू ये सब सिखाएगी अपने उस कोर्स में? इसके बाद राइटर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक जो एजम्पशंस हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहली एजम्पशन तो ये होती है यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं उनका ह्यूमन लाइफ पर कंटिन्यूअस इम्पैक्ट पड़ता है। ये मान लिया जाता है कि यूनिवर्स में जो ग्रह घूमते रहते हैं उनका ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड एजम्पशन ये होता है एस्ट्रोलॉजी का कि कितना फ़र्क पड़ेगा किस ग्रह का किसी पर्सन के ऊपर, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्सन का कब जन्म हुआ, किस डेट को और कौन से समय जन्म हुआ। इससे डिसाइड होगा कि कौन से ग्रह का कितना असर होगा किसी पर्सन पर। और तीसरी एजम्पशन ये होती है एस्ट्रोलॉजी में इवन फ्यूचर जो है किसी इंडिविजुअल का वो भी चेंज किया जा सकता है अगर कुछ बेसिक उपाय किए जाएं। मतलब एस्ट्रोलॉजर जो है प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफर करता है कि आप ये कर लीजिए, इससे आपका जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार टोटल 9 ग्रह होते हैं। राइटर कहते हैं देखो जिन 9 प्लैनेट्स की बात की जाती है ना एस्ट्रोलॉजी में, उनमें से 4 तो प्लैनेट्स हैं ही नहीं। सन तो एक स्टार है, सन एक प्लैनेट है नहीं, और मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन इन दोनों को भी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट मान लिया गया है। राहु और केतु ये जो प्लैनेट्स हैं ये सबसे खतरनाक प्लैनेट माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और ये तो प्लैनेट है ही नहीं, ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल हैं। और देखो सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। सन एक स्टार है, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसमें तो सन की तरह लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, तो वहाँ भी प्लैनेट्स होंगे। तो क्या सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स का असर पड़ता है ह्यूमन लाइफ पर, बाकी प्लैनेट्स का असर नहीं पड़ता? मतलब जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो सूडो साइंस लगेगी। इवन कुछ और आर्ग्यूमेंट्स आप जान लीजिए। एस्ट्रोलॉजी में देखो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जन्म कब, किस डेट को और किस समय हुआ। इससे डिसाइड होगा कि ग्रहों का आपकी लाइफ पर क्या असर होगा। लेकिन देखो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि बच्चे का जन्म तो तभी हो जाता है जब माँ की कोख में स्पर्म और ओवम जो हैं वो आपस में मिलते हैं। बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तब बच्चे का एक्चुअल में जन्म नहीं होता, जन्म तो पहले ही हो गया होता है, माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा होता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, हर एक सेकंड हजारों लाखों बच्चे जन्म लेते हैं और बहुतों का सब कुछ सेम भी होता है, लेकिन उनकी लाइफ अलग अलग होती है। तो कैसे एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकती है? नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, कल को देखो अगर बच्चे का जन्म मार्स पे हुआ है, चांद पे हुआ है, तो क्या ये सारे जो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हैं तब भी एप्लीकेबल होंगे या फिर नहीं होंगे? ये एक बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, जहाँ एक तरफ देखो इलोन मस्क जो है टेस्ला के फाउंडर, वो अपने स्पेसएक्स मिशन के अंडर मार्स पे ह्यूमन बींग्स को ले जाना चाहते हैं। नासा जो है वो भी रोबोटिक रोवर्स सेंड कर रहा है मार्स पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मार्स के बारे में बटोरी जा सके। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं। क्या ऐसे हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है? स्टीफन हॉकिंग तो ये भी कहते हैं अब वो समय आ गया है
कि अर्थ की तरह कोई हैबिटेबल प्लैनेट या जैसे अर्थ पर लाइफ संभव है तो ऐसा ही कोई प्लैनेट ढूंढने की आवश्यकता है। बट हमारे देश में ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये ठीक नहीं है, मतलब ये साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट है, ये सूडो साइंस है। राइटर कहते हैं हमें सूडो साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में फ़र्क महसूस करने की आवश्यकता है। जो एस्ट्रोलॉजी है ये तो ह्यूमन माइंड की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोइट करता है। जैसे आपके साथ कोई इशू है तो आप ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, मतलब आप नहीं, आपके अंदर तो साइंटिफिक टेम्पर होगा, और कोई जो पर्सन होता है जिसके लाइफ में कोई दिक्कत होती है उसको रिझाने की कोशिश की जाती है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि हम आपकी लाइफ का में जो इशू है उसका समाधान कर देंगे, हमें इतनी फीस दे dीजिए। जबकि जो एस्ट्रोफिजिक्स है वो तो देखो कोर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है, प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, प्योर साइंस है एस्ट्रोफिजिक्स। तो आप इसको एस्ट्रोलॉजी से कंफ्यूज मत कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ई कॉमर्स रूल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कुछ दिनों पहले सरकार ने नए ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स रिलीज किए थे, यानी अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया था। आपको याद होगा हमने डिटेल से इन रूल्स को डिस्कस भी किया था। तो आज राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स को। राइटर कहते हैं देखो रूल्स इस प्रकार से हैं, जो डोमेस्टिक शॉपकीपर्स हैं, रिटेल शॉप्स वाले हैं, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं ये रूल्स, जबकि फॉरेन जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके लिए ये रूल्स ख़राब हैं, उनको पेनलाइज करते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम आए। कुछ रूल्स की बात भी की जाती है, जैसे देखो मान लीजिए अमेजोन कंपनी पे कोई सेलर अपना सामान बेच रहा है, किसी कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, कुछ भी मान लीजिए शैम्पू परचेज़ किया कस्टमर ने, लेकिन सेलर ने उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं किया, तो नए इन रूल्स में कहा गया है लायबिलिटी जो है वो अमेजोन की होगी। राइटर कहते हैं ये तो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि दो तरह के मॉडल होते हैं, एक मार्केट प्लेस मॉडल होता है, एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं, जबकि मार्केट प्लेस मॉडल में ये होता है ये प्लेटफॉर्म सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि सेलर यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकें और कस्टमर्स को डिलीवर कर सकें। तो जब देखो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सिर्फ मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये सिर्फ अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं, इनका इन्वेंट्री पर होल्ड नहीं है। तो कल को फिर दुकानदार अगर सेलर अगर अपना सामान कस्टमर को नहीं भी देता है तो फिर इसमें प्लेटफॉर्म की क्या गलती है ना? या तो प्लेटफॉर्म इन्वेंट्री मेंटेन करता हो तब तो प्लेटफॉर्म की गलती है। एक तरफ आप इनको इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करने देते, दूसरी तरफ अगर कोई सेलर प्रोडक्ट नहीं भेजेगा कस्टमर को तो भी आपकी लायबिलिटी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट एक रूल ये है कि कस्टमर इसके आधार पर कि प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, प्रोडक्ट्स को सर्च कर सके, ऐसा प्रोविज़न इन प्लेटफॉर्म्स को करना होगा। राइटर कहते हैं देखो कस्टमर जो है वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहेगा जो उसके लिए बढ़िया हैं, जो उसके लिए सस्ते हैं। इन रूल्स के थ्रू सरकार जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है, तो इससे कस्टमर्स का भला नहीं होगा। मेन ई कॉमर्स रूल्स का मकसद ये होना चाहिए कस्टमर्स का ज़्यादा से ज़्यादा भला करे। अगर देखो जो होममेड प्रोडक्ट्स हैं अगर वो उनकी क्वालिटी अच्छी है तो इनको खोजने की आवश्यकता ही नहीं, वो सर्च में अपने आप ऊपर आएंगे। अगर उनकी क्वालिटी बेस्ट है तो रेटिंग्स में भी वो ऊपर आएंगे। तो पिछले दरवाजे से सरकार मेक इन इंडिया जो कैंपेन है वो पुश करना चाहती है, ये गलत है। कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट हैं उन पे फोकस होना चाहिए, ना कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर। इसके बाद एक रूल ये है कि कंज्यूमर का जो डेटा है वो ये कंपनीज, ई कॉमर्स फर्म्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी एक्सेप्ट कंज्यूमर खुद। राइटर कहते हैं देखो डेटा को प्रोटेक्ट करने से संबंधित एक अलग से बिल है जो अभी तक नहीं आ सका है। तो क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसके तहत ये रूल्स रिलीज किए गए हैं, क्या इस एक्ट के तहत अब डेटा प्रोक्योर होगा? नहीं ना, वो तो अलग से इसका डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अगर इसी के थ्रू करना है फिर तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली अथॉरिटी है ये हावी हो जाएगी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये बोला गया है रूल्स में, ये जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और डोमिनेंट पोजीशन की जो डेफिनेशन है वो वही है जो कंपटीशन एक्ट 2002 में है। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है
ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ज्यूरिडिक्शन में जा रही है, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन कोई कंपनी अपनी ना गलत इस्तेमाल करे, ये देखना काम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। कुल मिला के लास्ट में राइटर ये बोलना चाहते हैं, देखो सरकार जब रूल्स लेके आए ना, तो सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स को देखना चाहिए कि कंज्यूमर पर क्या असर होगा, देश में इन्वेस्टमेंट पर क्या असर होगा, तब जाके सरकार को कोई रूल लाना चाहिए। तो ये जो सरकार रूल लेके आई, ये जल्दबाजी में आई, वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच टकराव होगा इन रूल्स की वजह से, और इन्वेस्टमेंट में भी कमी आ सकती है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।